सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम शिवानी है। ये कुंडली मुझे आई है रोहतक हरियाणा से और इन्होंने अपने विवाह के बारे में सवाल पूछा है। सबसे पहले तो आपको बताऊं, वैवाहिक परेशानी नवांश कुंडली से देखने से पहले आपको जन्म कुंडली के पंचम भाव पे देखना होगा कि इस भाव की स्थिति कैसी है। सप्तम भाव को देखना होगा, इस भाव की स्थिति कैसी है। द्वितीय भाव को देखना होगा यहाँ पे और द्वितीय भाव को देखना होगा यहाँ पे। यहाँ की स्थिति देखनी होगी और साथ ही साथ यहाँ की स्थिति देखनी होगी। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो ग्रह बैठे हैं इनका प्रभाव यहाँ पे रहता है, इस वजह से यहाँ भी देखना होगा। नवम भाव की स्थिति देखनी होगी कि कैसी बनी है। यहाँ पे नवम भाव की स्थिति कैसी बनी है। यहाँ पे पंचम भाव पे सूर्य और चंद्रमा दोनों का प्रभाव है। राहु भी देख रहे हैं। इस भाव पे शनि की भी दृष्टि है, यानी कि एक पापग्रह शनि, दूसरे क्रूर ग्रह और अमावस्या दोष का प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा, तीसरे पापक ग्रह राहु की दृष्टि यहाँ पड़ेगी। इस भाव पे और इस भाव के अधिपति शुक्र के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। इस भाव पर खाली पापक ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है और इस भाव पे सप्तम भाव के अधिपति की दृष्टि है। कई बार सप्तम और पंचम का संबंध जब सामने से बन जाता है तो विवाह में परेशानी भी होती है। यहाँ पे आपकी कुंडली में शुक्र जो अष्टम भाव का अधिपति है वो बैठा है, इस वजह से परेशानी दिखती है। यहाँ चंद्रमा जो पंचम के अधिपति हैं, भाग्य भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, इस वजह से कई बार पति समझदार होता है पर फिर भी हो सकता है कि उनकी कुंडली में दशाएं कमजोर हों, या संभवतया आपकी कुंडली में प्रोफेशनलिज्म ज्यादा हावी है। पर्सनल रिलेशनशिप को और भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। यहाँ पे राहु का बैठना आपके दाम्पत्य को बिगाड़ रहा है। यहाँ पे पापक ग्रह की राशि का नहीं बनना और शुभ ग्रह की राशि का बनना, इसका यहां बैठ जाना आपके दाम्पत्य को परेशान कर रहा है। इस भाव पे के अधिपति बुध छठवें भाव में बैठे हैं, ये थोड़ी सी परेशानी, हालांकि आर्थिक रूप से विषमता नहीं देंगे पर फिर भी दाम्पत्य में यहाँ पे शनि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं होगी, पर वो 12वें भाव के अधिपति हैं, इस वजह से यहाँ गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। इस कारण से कि 12वें भाव का अधिपति सप्तम में और अष्टम भाव का अधिपति चतुर्थ में, इस कारण से ये दोनों ही स्थितियां आपके दाम्पत्य को कमजोर करने के पीछे लगी हुई हैं। गुरु और बुध 12 में, इस वजह से पॉजिटिविटी कमजोर और कई बार व्यक्ति धन बहुत ही संतुलित खर्च करे, उसके जीवन का व्यय बड़ा संतुलित होता है। गुरु व्यय के कारक भी होते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे नहीं बैठे हैं तो क्या होगा? अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे नहीं बैठे हैं तो आपका व्यय असंतुलन में होगा, फिर आपका व्यय गलत जगह पे जाएगा, आप गलत जगह पे अपना पैसा खर्च करेंगे। पर वस्तुतः अगर आपकी कुंडली में आपका गुरु अच्छा है तो उसका एक बहुत अच्छा परिणाम और सुखद परिणाम यह मिलने वाला हो जाएगा कि जातक का व्यय गलत नहीं होगा। अब आप जरा विचार करके देखिए कि जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु बहुत अच्छे बैठे होंगे, क्या वो व्यक्ति असामाजिक होगा? नहीं होगा। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु अच्छे बैठे रहेंगे वो व्यक्ति कभी भी असंतुलन में नहीं जाएगा, वो हमेशा ही अपने धन को सही गति देना चाहेगा। अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु खराब होंगे उसके धन के आने की गति तो चलो जैसे भी है, पर व्यय उसके गलत कामों में, शराब में, सट्टेबाजी में, जुए में, पता नहीं जितने भी गंदे काम हैं उसमें उसके धन जाएंगे। अगर वो खर्च ना करेगा तो उसके बच्चे खर्च करेंगे। ऐसा तो कहने का अर्थ है कि गुरु धन के आगमन के साथ साथ धन के खर्च के कारक हैं। शनि मेहनत करवा करके धन देते हैं, व्यक्ति को बैठ करके धन नहीं देंगे अगर वो धनेश या धन भाव से संबंध बनाते हो तो। सूर्य नैतिकता का पालन करने के साथ व्यक्ति को धन दिलाते हैं। सभी ग्रहों का धन से संबंध हो सकता है, तो शनि क्या करेंगे कि आपसे मेहनत करवाएंगे तब आपको धन देंगे। अगर गुरु धन के अधिपति बनेंगे तो व्यक्ति को एकदम नियमबद्ध, सांसारिक रीति, धार्मिक रीति का पालन करता हुआ व्यक्ति को धन कमाएंगे। वो व्यक्ति अनैतिक तरीके से धन नहीं कमाएगा। उसमें और भी मजबूती, सूर्य अगर धन से संबंध बना लेते हैं, धन भाव के अधिपति सूर्य हो, धन भाव में सूर्य बैठे हो, तो व्यक्ति को मजबूती से धन कमाने के लिए प्रेरित करते हैं, पर वो समझौतावादी नहीं होता है और वो निश्चित रूप से बहुत ही नियमबद्ध तरीके से, बहुत ही संतुलित होकर के धन कमाता है। ये बात है। और वस्तुतः खर्च करने की बारी जब होगी तो आपको अपनी कुंडली में गुरु को देखना चाहिए कि जन्म कुंडली में अगर गुरु अच्छे बने हैं, 12वें भाव से उनका संबंध बन रहा है, 12वें भाव में वो बैठे हैं, 12वें भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति का व्यय कभी गड़बड़ नहीं होता है। वो हमेशा ही संतुलित पैसा खर्च करने पर ज्यादा दिमाग देता है। ऐसे वस्तुतः धन की सही गति गुरु ही नियंत्रित करते हैं। अगर गुरु खराब तो धन अव्यवस्थित खर्च होता है। तो यहां पे ये सैया सुख का भी भाव है, वो भाव ठीक है, मतलब व्यक्ति प्रेम करना चाहता है,
पति के साथ जाना चाहता है, वक्त बिताना चाहता है, पर पति दूर दूर रहते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले आपको यहां देखना होगा सप्तम भाव, और सप्तम भाव पे देखिए जरा, और ना तो चतुर्थ भाव पे। लग्न पे गुरु की दृष्टि है, आप अगर बचाना चाहें तो बचा सकते हैं, पर अभी दशा शुक्र की चल रही है, दशा तो कमजोर नहीं है, अभी बचाया जा सकता है। और गुरु की दृष्टि लग्न पे है, यहाँ के अधिपति भाग्य में, और कम से कम गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे भी है, ये भी अच्छी बात होगी। इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली में लग्न पे गुरु देख रहे हैं, यहां चंद्रमंगल योग बना हुआ है, यहां शुक्र अष्टमेश होने के कारण थोड़ी सी परेशानी, और 12वें भाव में द्वितीय भाव में राहु जो बैठे वो व्यक्ति के संबंधों को कोई नेचर ही नहीं मिलने देते। ध्यान से समझिए, अगर आपके भी बच्चों की कुंडली में धन भाव कमजोर बन रहा हो, यहां पे पापग्रह बने हो, पापग्रह की स्थिति बनी हो, यहां के अधिपति बैठे तो ठीक हैं, पर वस्तुतः यहां राहु ने कई बार संबंधों को कोई दिशा ही न दे, उसको दिशाहीन बना देते हैं। इसके कारण कई बार व्यक्ति के जीवन में जो संबंध बनते हैं वो गड़बड़ या ढूल मूल बनते हैं। तो हमें आवश्यकता इस राहु को ठीक करने की है, यहां पे शनि को ठीक करने की है, और यहां के अधिपति चंद्रमा जन्म कुंडली में कहां बैठे? सूर्य के साथ अमावस्या दोष में, एक तो सबसे पहले नीच के, और उसके बाद उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, ऊपर से केतु की दृष्टि से व्यक्ति जिनकी कुंडली है उनका भी दिमाग बेवजह की बातों में उलझा रहता है। जहां सोचना हो वहां नहीं सोचे, जहां नहीं सोचना हो वहां सोचे। ये व्यक्ति कार्मिक है। आप सजावट से, शुक्र से संबंधित कोई भी कारोबार अभी तो पक्के 2039 तक कर सकते हैं। अब एक बात और बता दूं तो आपकी कुंडली में कमजोरी वाली दशा जो रहेगी वो रहेगी 2029 में। अभी आपको अपने दाम्पत्य को लेकर के किसी भी स्थिति में 2025 के जुलाई तक बिल्कुल ही शांत स्थिर, उधर से अगर लोग बोले भी तो भी आपको बिल्कुल ही धैर्य बना करके चलना चाहिए। अरे राजा राम तो 14 वर्षों तक भगवान ने वनवास धारण किया था। हम कैसे मनुष्य हैं कि उनके ही मंदिर के लिए, निर्माण के लिए झगड़ते रहे, और बना भी लिया, और उसके बाद उनके ही बनाए गए नियम पे, उनके ही पद चिन्हों पे चलने पे हमें भरोसा नहीं होता। इस वजह से ये बात करनी होगी। यहां पे गुरु राहु के साथ है, कुछ तिकड़म भी भिड़ा करके व्यक्ति धन कमा लेगा, यहां पे ठीक है, ये स्थिति बहुत अच्छी है। और लग्नेश का जन्म कुंडली में 6वें में जाना, पर स्वग्रही बुध के साथ व्यक्ति के पास क्रिएटिव है, सजावटी, सजाना, कुछ नया बनाना, कुछ नया इनोवेट करना, आपकी कुंडली में इस क्षेत्र से काम आप कर सकते हैं। इस कुंडली में मालव्य योग लगा है, राहु यहां बैठे हैं जो व्यक्ति के पति और पत्नी के बीच में मतभेदों को जाहिर करने वाले, भाग्य भंग योग लगा है। लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में शनि बनते हैं, ये नीचाभिलाषी हो रहे हैं, इस वजह से लग्न की प्रकृति कमजोर हो रही है, धन की प्रकृति कमजोर हो रही है, प्राइवेट सेक्टर से या खुद के काम से व्यक्ति को धन कमाना पड़ता है। चतुर्थ भाव के अधिपति मंगल 6वें में 8वें में बैठ जाएं तो ये कुहू योग होता है, जिसपे गुरु की दृष्टि से व्यक्ति का व्यय और व्यक्ति का मेंटल पीस उसको ढूंढता है। वो व्यक्ति वस्तुतः झगड़ालू नहीं है, वो वस्तुतः अपने नाम पे धन इकट्ठा करना चाहता है, गंभीर है, पर ना चाहते हुए भी उसके ऊपर कई बार उसके पति का लांछन लगाना, उसके पति का अच्छे से संबंधों में विकसित ना होने देना, आदि आदि चीजें घर परिवार में बनी रहती हैं, जिस कारण से व्यक्ति का मन विचित्रता से भटकता रहता है। कई बार व्यक्ति जहां जाना चाहे वहां नहीं जाए, जहां कम पैसों पर नौकरी करनी पड़े, बेवजह की चीजों में उलझना पड़े। ऐसी स्थिति में इनको समझने की आवश्यकता है, इनके परिवार को, इनके बिहेवियर को समझने की आवश्यकता है। मकर लग्न की कुंडली है, मकर लग्न के लोग किसी को गलत सलाह नहीं देते, बिल्कुल ही शुद्ध होते हैं, धार्मिकता होती है, ज्ञानार्जन करते हैं, धन को सही जगह पे खर्च करते हैं, लोगों को अच्छी सलाह देते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, बेवजह किसी को टांग नहीं अड़ाते। ये सब इनकी अच्छाइयां हैं। और अगर मैं कहूं कि इस व्यक्ति को अगर कोई परेशान करता है तो निश्चित रूप से उसको इसका दुख भोगना पड़ेगा और वो शापित भी हो जाएगा। इस वजह से ये कुंडली बड़ी विचित्र है। लग्न में और केंद्र में अगर आप देखें तो एक शुभ ग्रह, अगर इस पे किसी एक शुभ ग्रह की और दृष्टि पड़ जाती या केंद्र में चंद्रमा या गुरु हो जाते और भी कुंडली अच्छी हो जाती, पर चंद्रमा नीच के हो गए सप्तमेश, इस कारण से परेशानी बढ़ी और उनका नीच भंग भी नहीं हुआ। हालांकि मंगल की दृष्टि यहां है तो व्यक्ति अपने काम पे कुछ नया बना करके, रिसर्च करके बहुत ही प्रसिद्ध हो सकता है, क्योंकि मंगल की कुंडली यहां पे बनी थी। गौर करिए, यहां जो स्थिति बनी है, मंगल ने जो देखा है, ये व्यक्ति को आरंभ में कम पैसों पर नौकरी करने के लिए मजबूर करेंगे, पर वस्तुतः एक वक्त के बाद इसी शुक्र की दशा में व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परिचित और बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ हो जाता है। ये शुक्र ही आपको देंगे। ये बात इतनी बनती है। सूर्य की दशा आपकी कुंडली में और भी महत्वपूर्ण होगी। इस
कि दशाएं आपको, हालांकि ये परिवर्तन जो हुआ है सूर्य और मंगल का, इसे मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा तो बहुत खराब भी नहीं कहूंगा, क्योंकि कम से कम दो भाव अगर खराब हैं, पर चलो कम से कम परिवर्तन में तो हुए। कई बार वो गड़बड़ी पैदा करते हैं, पर कम से कम अगर केंद्र में शुभ ग्रह एक बैठा हो तो कुंडली संभल जाएगी। हालांकि अभी थोड़े 25 के जुलाई तक ये आपकी कुंडली है। यहां मंगल बैठे हैं जो दशम भाव में बैठे हैं नवम के अधिपति होकर के। यहां क्रूरता थोड़ी है, मतलब बिस्तर पे क्रूरता है, सैया सुख नहीं है, शांत नहीं है, अशांति है। उसको ठीक करने के लिए दोनों को एक साथ आकर के एक बेंच पर बैठ करके बात करनी चाहिए। और 25 तक न तो पति कोई निर्णय ले न तो पत्नी कोई निर्णय ले। 25 के बाद स्वतः ही नक्षत्र परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन होंगे, भाव परिवर्तन होंगे, महादशाएं परिवर्तन होंगी, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लियर है? इस कुंडली के लिए बजरंगबली की पूजा, रामायण का पाठ, रामचरितमानस के एक अध्याय का या एक कम से कम पेज का, उसके अतिरिक्त गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए, गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, देवी कवच का पाठ करना चाहिए, और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा अपने पितरों के नाम पर अमावस्या को दान करना चाहिए। आपकी कुंडली के लिए 2 तारीख अच्छी रहेगी, 2 अंक अच्छा रहेगा। कन्या और वृषभ राशि के लोग अच्छे रहेंगे। इस कुंडली के लिए नक्षत्र विशाखा बहुत बढ़िया रहे, हस्त बहुत अच्छा रहे, उत्तरा भाद्रपद, और इसके साथ साथ नक्षत्र में अश्विनी भी बहुत बढ़िया रहे। मंगल आपकी कुंडली में ठीक बैठा है। अपने अंगों को सहेजिए, अपने कपड़ों पे काम करिए, अपने लोगों के साथ आपके जो बर्ताव हैं उस पे काम करिए, जल्दी से किसी को कुछ भी ना बोलिए, संतुलित होइए और किसी पे भी भरोसा ना करिए। सब कोई आपको कई बार कुदृष्टि से भी देख सकता है। ऐसा सूर्य और चंद्रमा का 11वें भाव में प्रभाव आपको कई बार कमजोरी भी देगा। हालांकि 11वें भाव में वो कुछ अच्छाइयां भी देंगे, जैसे व्यक्ति को अपने बल पे ही आगे बढ़ना पड़ता है, उसको कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं होता है। अपने बल पे ही व्यक्ति रिकॉग्नाइज होता है समाज में, और यही होगा भी। यह आपकी कुंडली है। लग्न के अधिपति तीसरे चतुर्थ तक की बात करी थी, पंचम के अधिपति बहुत अच्छी स्थिति में है। शुक्र इस कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह होते हैं और उन्होंने अपना काम भी किया है। 6वें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 12 में, इस वजह से किसी को देना नहीं है। अपने शत्रुओं से बुद्धि से लड़िए, दिमाग से लड़िए, उन्हें कैसे हराना है। उनके साथ आप हाथापाई और बहुत ज्यादा बेवजह की बातों से पढ़ करके अपने धन की हानि नहीं करा सकते। यह कुंडली ऋण से मुक्त हो जाएगी, चाहे किसी भी प्रकार का ऋण होगा। 7वें भाव के अधिपति नीच के और अमावस्या में किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, शुभ कर्त्री में है, इस वजह से इसको लाभ मिलेगा। आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। 8वें भाव में मंगल, परिवर्तन राजयोग, और इसे अच्छा कहूंगा, व्यक्ति पहले कम पैसे पे नौकरी करेगा, पहले उसके जीवन में परेशानी होगी, क्योंकि यहां पे लग्नेश 6वें में बैठे हैं। परिवक्त के बाद चूंकि वो स्वग्रही हैं, गुरु से दृष्ट हैं, इस कारण से आप निश्चित रूप से अपने आप को बना करके रखिए, निश्चित रूप से ये कुंडली सफल होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।